नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। नए अंदाज, नई पहचान और नए नाम के साथ ब्रह्मास्त्र। अब देश के खिलाफ उठने वाले हर विचार पर चलेगा ब्रह्मास्त्र। मैं देश के खिलाफ किसी की भी नहीं सुनूंगा। जो देश के साथ है, मैं उसके साथ आपको हमेशा खड़ा मिलूंगा। नहीं तो चलेगा सवालों का ब्रह्मास्त्र। अगर देश पर कोई उठाएगा सवाल, देश विरोधियों से लेकर समाज विरोधियों पर नॉनस्टॉप चलेगा ब्रह्मास्त्र। शोर शराबा नहीं, मुद्दों की बात होगी, तर्क और तथ्यों से वार पलटवार होगा। हर एजेंडे और भ्रम को तोड़ने और भेदने वाले सवाल बनेंगे ब्रह्मास्त्र। तो यही है अब मेरा और आपका ब्रह्मास्त्र। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में मुगलों का क्रूर इतिहास, बर्बरता और धार्मिक असहिष्णुता के बारे में अब बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। अब तक मुगलों का सिर्फ किताबों में महिमा मंडन ही होता रहा था, लेकिन अब सही और सच्चा इतिहास बच्चे पढ़ेंगे, यह दावा किया जा रहा है। मुगल आक्रांताओं की क्रूरता को शब्दों के जरिए बच्चे समझ पाएंगे और इमेजिन कर पाएंगे कि उन्होंने अपने काल में लोगों पर कितना जुल्म किया, हिंदुओं पर कैसे अत्याचार किए। लेकिन मुगलों की सच्चाई सामने आने पर सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस है। सवाल है, क्यों? आखिर कांग्रेस को आक्रांताओं की असलियत से ऐतराज क्यों है? जो झूठ पापा ने पढ़ा, दादा ने पढ़ा, अब बच्चे वो झूठ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर इससे परेशानी क्या है? आज हम ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर मेहमानों से बात करेंगे, मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर आज नया और ताजा क्या हुआ है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एनसीईआरटी की किताब में मुगल आक्रांताओं का सच क्या सामने आया, इसे लेकर मुगलों का गुणगान करने वाले, मुगलों के नाम पर दशकों से अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले कांग्रेस को मिर्ची लग गई। सिलेबस में बदलाव वाले विरोधियों की लिस्ट में अब नया नाम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जुड़ चुका है। उन्होंने इस बदलाव को साझी विरासत से जोड़ा और इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। एनसीईआरटी में और हिस्ट्री राइटिंग में और हिस्ट्री के संबंध में जो बातें कही जाती हैं और करी जा रही हैं, हम मानते हैं कि वो भारतीय सभ्यता का सीधा सीधा विरोध है। हमारी मिली जुली एक साझी विरासत हमारे मुल्क की, हमारे देश की, जिसमें हम सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। वो सच्चाई कितनी भी तल्ख क्यों ना हो, कितनी भी हमारे लिए तकलीफ दे क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई को हम पेश करते हैं। हम तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को पेश नहीं करते हैं। और जिस तरह से इतिहास के बारे में इस सरकार का व्यवहार रहा है, हम ये मानते हैं वो इतिहास को धूमिल करने का व्यवहार है और ये एक बहुत बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों के साथ। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या का चैप्टर जोड़ा है। यह किताब 2025-26 से एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू हो रही है। किताब में दिल्ली सल्तनत और मराठा साम्राज्य का जिक्र है, लेकिन हंगामा मुगलों पर नई समीक्षा लेखन पर है। वो क्या है, जरा इसे देखिए। न्यू चैप्टर में मुगल शासक बाबर को निर्दयी और क्रूर बताया गया। अकबर के शासन की क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक बताया गया। किताब में हजारों मंदिरों और सिख गुरुद्वारे तोड़े जाने का जिक्र है। नई किताब में मुगल शासन को शक्ति की राजनीति से जोड़ा गया है। बताया गया कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता बनाए रखने के लिए किया गया। अकबर हो, बाबर हो या फिर औरंगजेब, हमने इस देश में देखा है कि कैसे इन मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया। अकबर को केंद्र में रखकर तो कई फिल्में बनाई गई जो हम सब ने देखी हैं। अकबर के नाम से धारावाहिक बने और वो भी सुपरहिट रहे। मुगलिया खाना, मुगलिया कल्चर, मुगलिया पहनावा, ये सब लोग देखते, पढ़ते और महसूस करते रहे हैं, भले ही वो राइट विंग के हों या फिर लेफ्ट विंग के। किसी भी राजा, किसी भी बादशाह के बारे में
दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप दिखाइए कि क्या हुआ इसमें, सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और वजह क्या उसकी हो सकती है। अब आप जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना है, तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है। सालों साल जो शख्स या जो खानदान शासन करता है, तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। खुद मुगलों ने हिंदुओं से ही शादियां की, और जो उनसे बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे जो है वो हिंदू माँ से बच्चे पैदा हुए। शाहजहां की माँ, औरंगजेब की माँ, तुगलक की माँ, फिरोज शाह की माँ कौन थी? ये सब हिंदू तो थी। इतिहास बदलना चाहते हैं तो इसको कौन स्वीकार करेगा? अब वो शासन में है, जिस तरह से अपना कर रहे हैं। मैं HRD की कमेटी में था, मैं तो देखता था वहाँ कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। इसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा। इन सभी विरोधियों को बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया गया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने NCERT की किताबों में मुगलों का क्रूर इतिहास, बर्बरता और धार्मिक असहिष्णुता के बारे में विस्तार से पढ़ाए जाने पर कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडित करने का दशकों तक जो पाप हुआ, उसे ठीक करने की जरूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, और अब उस भूल को किताबों में सुधार लिया गया है। देखिए, विदेशी आक्रांताओं के क्रूर और क्रिमिनल जो करतूतें रही हैं, उसको जो है वो जो महिमा मंडित करने का दशकों जो है वो पाप हुआ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि NCERT की जो पाठ्य पुस्तकों में की किताबें हैं, उसमें जो है जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल क्रूर करतूतें रही हैं, उससे उसको मुक्ति मिलेगी। ठीक कहते हैं, जो देश अपने इतिहास को भुला देता है, वो इतिहास की गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। इस देश में इतिहास जिस तरीके से पढ़ाया जाता रहा है, उस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि इस देश में इतिहास का लेखन वामपंथी एजेंडे के साथ किया गया और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया। अब NCERT ने देश के मध्यकालीन इतिहास को नए तरीके से पेश किया है। 8वीं की इतिहास की किताब अब सिर्फ मुगलों का गुणगान नहीं करेगी, बल्कि मुगल शासकों के असली चरित्र को छात्रों के सामने रखेगी। सवाल यह कि क्या यह पहल गलत है? सच बताना, सच पढ़ाना क्या गलत है? वामपंथी एजेंडे को खारिज कर इस सच को सामने रखना क्या गलत है, जिसे अब तक देश से जानबूझकर छुपाया जाता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। यह वो टेक्स्ट बुक है जिसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वीर पुरुषों की गाथा है। मुगल शासन और मुगलों के बारे में उनकी असलियत दिखाई गई है, बताई गई है। उनकी क्रूरता के बारे में लिखा गया है। अलग अलग चैप्टर हैं, आप इसको खोलकर अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पहले इतिहास मैंने पढ़ा है, मेरे पिताजी ने पढ़ा है, उनके पिताजी ने पढ़ा है, वो इतिहास क्या था, और इस बुक में जो इतिहास लिखा गया है वो क्या है। ये देखिए, ये वो किताब है, ये वो बुक है, टेक्स्ट बुक NCERT की ये बुक है और 8th क्लास की ये बुक है, जिसको लेकर पूरा बवाल भी मचा हुआ है। और क्या जो पिताजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी के पिताजी ने, हमारी माताजी ने, हमारी माताजी के माताजी ने जो पढ़ा है वो झूठ था, और सच अब पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो जनरेशन इस किताब को अब पढ़ने वाला है वो सच पढ़ेगा और हम लोगों ने झूठ पढ़ा था। आज इसी पर बात करेंगे। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय निदेशक ICHR के हमारे साथ हैं, प्रणय कुमार संघ विचारक हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, और रुचिका शर्मा इतिहासकार हमारे साथ हैं, सैयद मसूदुल हसन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुचिका शर्मा जी, इतिहास सच्चा हमने आपने पढ़ा है या अब जो इस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है वो सच है? जी, जो हमने आपने पढ़ा है वो इतिहास है, और जो इस टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है वो उसको इंग्लिश में चेरी पिकिंग फैक्ट्स बोलते हैं। मैं 2 उदाहरण के साथ ये साफ कर देती हूँ। सबसे पहले तो यही एक टेक्स्ट बुक है NCERT की हिस्ट्री की, जिसमें मंदिर तोड़ने की बात कही गई है। NCERT को शायद लगता है कि सिर्फ मुगलों और सुल्तानों ने ही मंदिर तोड़े, लेकिन अगर आप भारत का इतिहास अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चोलास ने भी कितने मंदिर तोड़े। एक उनकी 1042 AD की
चोला, बहुत महान चोला शासक थे राजेंद्र चोला, उनकी 1042 AD की इंस्क्रिप्शन है जिसमें वो कहते हैं कि जब वो चालुक्य राजा त्रिलोक्य मल्ला से लड़ने गए और उन्हें हरा दिया, तब उन्होंने चालुक्य राजधानी में जितने भी जैन मंदिर थे वो सारे तोड़ दिए और एक शहर कोड़िपक्काई नाम का उसको पूरा जला दिया। फिर उसके बाद एक उनकी और बड़ी ही फेमस प्रशस्ति है, करंडाई प्रशस्ति। उसमें लिखा है कि राजेंद्र चोला जब फिर से चालुक्य किंगडम पे अटैक करने गए तब उन्होंने उनकी राजधानी मान्यखेता पूरी जला दी, जिसमें पता नहीं कितनी बच्चे और औरतें जल गई। और इस बात के लिए वो बहुत ही प्राउड हैं, बड़ी ही अपनी प्रशंसा करते हैं इस बात की, उनको लगता है वो बड़े ही बहादुर हैं। लेकिन ये बात आपको क्लास 7th की टेक्स्ट बुक जहां चोलास हैं उसमें मेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से मंदिर जो तोड़े गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुगलों ने तोड़े हैं। किंग हर्षा जो है कश्मीर के, काल्हान की राजतरंगिनी कहती है कि ये 11वीं शताब्दी के रूलर ने सारे मंदिर कश्मीर में तोड़ दिए, बस 2 मंदिर बचाए रखे, उसका कोई मेंशन नहीं है। लेकिन अकबर ने जो चित्तौड़ में किया, उनके 45 इयर्स के अंतराल में एक इंसिडेंट्स पे वो ब्रूटल हो गए, वो क्रूर हो गए। लेकिन सुल्तानों और मुगलों को छोड़ के कोई और क्रूर शासक था ही नहीं, क्योंकि शायद एनसीईआरटी को लगता है कि कोई और शासक मुगलों और सुल्तानों के अलावा किसी की टेरिटरी ले ही नहीं रहा था, बड़ी शांति से इससे पहले एग्जिस्ट हो रहा था। लेकिन ये तो हिस्ट्री का फैक्ट है कि हर राजा ने लड़ाई लड़ी है और हर राजा ने ब्रूटैलिटी दिखाई है, जैसे कि मैंने आपको चोला किंगडम के बारे में बताया। क्या आपको लगता है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए हैं? मुगलों ने मंदिर नहीं तोड़े हैं? आपको लगता है कि अकबर महान था? आपको लगता है कि मुगल शासक जो भी रहे हों उन्होंने हिंदुस्तान को कुछ दे दिया है, वो कुछ देकर गए, उन्होंने कुछ लिया नहीं? जी बिल्कुल देकर गए। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो अभी पहना हुआ है कुर्ता वो मुगल देकर गए हैं। तो आप जो प्याज की तरकारी खाते हैं वो मुगल देकर गए हैं। मोदी जी, अमित शाह जी भी बंद गला पहनते हैं, वो भी मुगल देकर गए हैं। तो आपका जो पूरा हम 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे झंडा फहराते हैं वो मुगलों ने बनवाया है। ताजमहल जो टूरिज्म का लेकर आता है कितना पैसा, हर साल हमें बहुत गर्व होता है कि सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट देश की, पूरे दुनिया की कौन सी है? ताजमहल है, वो मुगलों ने बनवाई थी। तो मुगल जो देकर गए हैं वो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। आप उनको सिर्फ क्रूर और बर्बर दिखाएंगे तो आप आधा इतिहास दिखा रहे हैं, आप गलत इतिहास दिखा रहे हैं, और एनसीईआरटी इसका बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल। ठीक, ओके। एक फैक्ट मैं और बता देता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा जो हमारे बाकी मेहमान हैं उनके पास जाऊंगा जो आपको जवाब देना चाहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में मुगलों को महान बताया गया था, यह सबने पढ़ा हुआ है। कई इतिहासकारों के मुगल प्रेम से किताबें एनसीईआरटी की भरी पड़ी हुई हैं, यह भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें बताया गया कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण कराया था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और अब तक जो बच्चे पढ़ते आए हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। लेकिन एक फैक्ट चेक मैं आपको बता देता हूं कि यह एनसीईआरटी की किताबें किस आधार पर लिखी गई थी, इसको लेकर 2020 में एक आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी गई एनसीईआरटी की तरफ से कि भाई हमको जानकारी दीजिए कि किताब में जो आपने लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए, मुगल महान थे, उसका तथ्य क्या है। तो इस पर एनसीईआरटी ने जवाब दिया कि उसके पास यह जानकारी नहीं है कि किताब में किस आधार पर लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए। अब सोचिए कहां से उठाया था, कहां से लिखा था। बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है एनसीईआरटी को। 2020 की बात बता रहा हूं, बहुत पहले की बात नहीं बता रहा हूं। 2020 तक तो कम से कम यही चल रहा था, उसके बाद सिलेबस पर जो काम चल रहा था और अब नया सिलेबस आ गया, एनसीईआरटी की नई किताब हमारे पास आ गई। लेकिन ओम जी उपाध्याय जी, क्या आप भी रुचिका शर्मा जी की बातों से सहमत हैं? नहीं, रुचिका शर्मा जी की बातों से मैं बिल्कुल असहमत हूं। वास्तव में देखिए, 2 चीजों की जब तुलना की जाती है तो तुलना का आधार होना चाहिए। कल अभी हम चर्चा कर रहे थे तो वहां एक कोई कह रहा था कि साहब अशोक ने कलिंग में रक्तपात किया, वो भी रक्तपात है, और अकबर ने किया, तो अशोक को तो आप महान कह दे रहे हो, अकबर को नहीं कह रहे, अकबर को महान नहीं कह रहे हो। शायद यही इसी तरह के नैरेटिव्स गढ़े गए, इसी तरह की चीजें बता के और अकबर को महानता का मुलम्मा चढ़ाया गया। एक बात देखिए, युद्ध में रक्तपात होना, युद्ध में सैनिकों का मारा जाना, वो चाहे जितनी भी संख्या हो, वो एक अलग स्थिति है। टेरिटरी किसी का जीतना वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जिस बात पे अभी सबसे ज्यादा चर्चा हम कर रहे हैं
कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद फरवरी 1568 में 1568 में, उसके बाद जो वहां स्त्रियां और बच्चे थे, मतलब जो सामान्य नागरिक हैं, जो एकदम निर्दोष लोग हैं, वहां रहने वाले नागरिक हैं, उनके कत्लेआम का आदेश दिया। और अपने फतहनामा चित्तौड़गढ़ में वो इसकी चर्चा करता है, अकबरनामा में इसकी चर्चा हो रही है, प्राइमरी सोर्सेज में इसकी ठीक से चर्चा है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। यहीं से इस तरह की चीजें लेकर डिस्टॉर्ट की जाती हैं और फैक्ट्स जो है डिस्टॉर्ट करके एक अलग अलग लेके नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि वहां पे, यहाँ पे तो एकदम ठीक ये बात है कि 30,000 स्त्रियों बच्चों का, जिनका कोई युद्ध से लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है, वो नागरिक है, नगरवासी हैं, उनको आप कत्लेआम का आदेश दे रहे हो, उनका कत्ल किया जा रहा है। ये क्रूरता बर्बरता की मिसाल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको अगर आप जोड़ोगे किसी भी और घटना से, किसी युद्ध से, वो ठीक बात नहीं है। युद्ध होते थे, युद्ध में रक्तपात होते थे, ये बिल्कुल सही है। ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इतिहास में सैकड़ों हजारों युद्ध हुए और रक्तपात हुआ उसमें, लेकिन ये घटना एकदम अलग तरह की है। एक बात। दूसरी बात, मंदिरों के तोड़े जाने के बाद आप गुजरिए ना औरंगजेब के फरमानों से, उसके अखबारात से, एक एक साथ वो आदेश देता है कि फला क्षेत्र के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दो, वहां के मठ मंदिरों को तोड़ दो, बंगाल के मठ मंदिरों को तोड़ दो, गुजरात मंदिरों को तोड़ दो। और जिस तरीके से, जिस ब्रूटल तरीके से वो गुरु तेग बहादुर की हत्या कर रहा है या गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छिनवा रहा है, वो उस क्रूरता बर्बरता को हमारे बच्चों को जानना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, संतुलित चीजें आनी चाहिए। पहले देखिए मुगल और सल्तनत काल के। ओके सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अश्विनी मिश्रा जी, अगर सच्चाई, देश की वीरता, महानता के बारे में किताबों में पढ़ाया जा रहा है, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है सर? अश्विनी मिश्रा। जहाँ साहब, समस्या यह है कि एक सुनियोजित तरीके से देश में जी आवाज आ रही है मेरी? जी विद्यनाथ जी, समस्या यह है कि देश में सुनियोजित तरीके से बहुसंख्यकवाद फैलाया जा रहा है। जैसे 1933 में हिटलर ने शुरू किया था कि पहले देश को बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद में बांट दो, लोगों को चिन्हित करो, लोगों के वोटिंग राइट्स छीनो और बाद में उनका जिनोसाइड कर दो। हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं उस राह पे चल रहा है जहां पर हम बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देकर के एक माइनॉरिटीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी इस देश में होने नहीं चाहिए। इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और ये हिंदुस्तान सबका है, 140 करोड़ लोगों का है, सिर्फ बहुसंख्यकों का नहीं है। मुगलों की क्रूरता के बारे में पढ़ाया जा रहा है अश्विनी जी, तो वो हमारे देश की माइनॉरिटी है? नहीं, बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक सबका देश है जी। इससे तो किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मुगल क्रूर थे। आप बहुत समय बाद मुझे टाइम दिया, मुझे पूरा बात रख लेने दीजिए, फिर आपके बात दूंगा मैं। बोलिए। मैं सिर्फ ये जी, हर राजा के दो पहलू होते हैं विद्यमान जी, हर राजा के दो पहलू होते हैं, चाहे मुगल हो चाहे हमारे और राजा हो। और बार बार ये बात हो रही है बाहरी आक्रांता, बाहरी आक्रांता। बाहरी की परिभाषा क्या है? जो 500 साल पहले आए थे वो बाहरी हैं, जो 1500 साल पहले आए थे वो बाहरी हैं, जो 5000 साल पहले आए थे वो बाहरी हैं, जो 50,000 साल पहले आए थे वो बाहरी हैं। अगर हम देखें कि इंसान की उत्पत्ति तो साउथ अफ्रीका से हुई है 1.5 लाख साल पहले, उसके बाद उस तरीके देखा जाए तो सारे बाहरी हैं सब जगह। तो बाहरी की परिभाषा क्या है? और सबसे जो रिसेंट बाहरी थे हमारे यहां पर, वो थे अंग्रेज, जिन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार किए और जो यहां पर बसे भी नहीं, जिन्होंने यहां पर राज किया बट यहां को अपना नहीं माना। उनके खिलाफ लड़ने वाले हमारे महात्मा गांधी जी और बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी इस सरकार के आइडियोलॉजिकल लोगों ने कहीं न कहीं हत्या करवाई, वो चैप्टर हटा दिया गया। तो ये कैसा इतिहास हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे इतिहास की हम बात कर रहे हैं जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, जो रिसेंट का इतिहास है, उससे हम दूर हट करके एक ऐसे इतिहास की परिकल्पना दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि साहब वो आक्रांता थे, ये अच्छे थे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम लोगों को पढ़ाएं, इतिहास पढ़ाएं, तो वो इतिहास ऐसा हो, वो इतिहास ऐसा हो जिसमें हम क्या हुआ था, वो इतिहास ऐसा हो जिसमें अकबर महान हो बच्चों को, ताकि बच्चे इतिहास वो नहीं पढ़ाइए आप सिर्फ जिसमें अच्छी चीजों पर फोकस कर सकें। महाराणा प्रताप महान हो, वो इतिहास आप नहीं पढ़ाएंगे।
आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आधा सच क्यों पढ़ाया आपने? झूठ से ज्यादा खतरनाक आपने होता है। आधा सच क्यों पढ़ाया? जब आपकी सरकार की नीतियां, आक्रांता ही बताने हैं तो आप सारे आक्रांता सिलेबस बताइए। आपके लोगों ने तैयार किया, तो आधा सच क्यों बताया? पूरा सच बताते ना कि अकबर ने ये महान काम किया था, अकबर ने इतने लोगों को मार दिया। एक फैक्ट और बता देता हूं, सुन लीजिए। ने क्या किया? सारे अश्विनी मिश्रा जी, क्योंकि आप नहीं बताएंगे इसलिए मैं बता देता हूं कि साल 1000 से लेकर 1500 के बीच में भारत की आबादी 20 करोड़ से घटकर 17 करोड़ हो गई थी। यह सच भी पढ़ा है आपने? पढ़ाया है आप लोगों ने ये सच टेक्स्ट बुक में? अश्विनी जी मैं पूछ रहा हूं। कहना चाह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों का जेनोसाइड किया गया। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? और देखा जाए तो आधा ज्यादा हिंदुस्तान तो इधर डाउन साउथ में था, जहां मुगल्स पहुंचे भी नहीं थे। ठीक। महानता का क्राइटेरिया क्या है? जब हम किसी को महान बोलते थे पिछले समय में, तो हम ये बोलते थे कि उसके राज्य का विस्तार कहां तक हुआ, उसके हिसाब से महान बोलते थे। उसके कामों को लेकर के महानता की विषय नहीं था, उसके विस्तार को लेकर महान बोलते थे। मेरा यह मानना है कि आज के समय में सबसे जरूरी है बच्चों को जानना कि हमारे साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया, उनसे लड़कर के हमने कैसे देश को आजादी दिलाई। और अगर हमें राजाओं की बात करनी है तो राजाओं के, हमें सारे राजाओं के अच्छे पहलू बताने चाहिए, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले, ना कि नफरत फैलाए। आप उंगली उठा रहे हैं, एक बार बोल लीजिए, उसके बाद प्रणय जी आपके पास आ रहा हूं। झा साहब, अभी रुचिका जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई और उसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन कर कि अभी हमने एक मूवी देखी थी छावा, उसमें संभाजी महाराज का बड़ा वर्णन किया गया, जबकि आरएसएस के वो आदमी शराबी और अय्याश था, जिसकी वजह से मराठा एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और उसका महिमा मंडन किया गया। तो ये काम भाजपा की सरकार आने के बाद से हो रहा। और डॉक्टर राम पुनियानी की अगर आप किताब उठाएं, देश के जाने माने इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जब मैसूर और मराठों के अंदर लड़ाई हुई तो मैसूर की टेरिटरी को छोड़ते वक्त मराठों ने तकरीबन 1500 मंदिर तोड़े, मराठों ने, किसी और ने नहीं। तो ये क्या बात हुई? क्या आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाएंगे? अकबर ने अगर चित्तौड़गढ़ में कुछ अत्याचार किया, आप बताइए, बेशक बताइए, मगर ये भी बताइए कि अकबर ने एक दीन इलाही चलाया जिसमें सभी धर्मों का समावेश किया गया और उसके अंदर धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया गया। ये क्यों नहीं बता रहे आप? आप ये क्यों नहीं बताएंगे कि गांधी जी को मारने वाला नाथुराम गॉडसे था और गांधी जी को मारने की प्लानिंग जो कहां से हुई थी वो भी बताइए। आप बताइए कि वीर सावरकर ने कितनी बार माफिया मांगी, ये भी बताइए। ये तो आप छुपा जाएंगे, ये आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन आप वो चीजें बताएंगे जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान का रिफ्ट पैदा हो और उनमें आपस में एक दूसरे को देखने में नफरत पैदा। ठीक है सर, ये बताना है प्रणय जी। बस। प्रणय जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, प्रणय कुमार जी बोलिए। देखिए, मैं बहुत ध्यान से सभी वक्ताओं को सुन रहा था। सच यही है कि भारत का इतिहास केवल दिल्ली केंद्रित नहीं होना चाहिए। भारत केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। भारत के विषय में पढ़ाते हुए हमको असम के अहूम से लेकर दक्षिण के चोल चालुक्य तक को शामिल करना चाहिए, जो एनसीईआरटी कर रही है और जो अब तक नहीं किया गया। हम यदि समग्रता में इतिहास नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे इस देश की विविधता और बहुलतावादी संस्कृति को नहीं जानेंगे। जहां तक मुगलों के इतिहास की बात है तो एक अश्विनी मिश्रा जी, कोई सज्जन बैठे हैं, उन्होंने कहा कि विदेशी थे ब्रिटिशर्स। उनकी परिभाषा के अनुसार तो ब्रिटिशर्स को भी विदेशी नहीं मानना चाहिए और उन्हें भी एक अच्छे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए। यहां तथ्य बार बार आए कि अकबर ने जो सबसे सहिष्णु शासक पढ़ाया जाता रहा, उसने भी लगभग 30 से 40 हजार किसानों, बच्चों, महिलाओं की हत्या चित्तौड़ में की। मीना बाजार लगाता रहा। उसके हरम में 5000 से अधिक स्त्रियां गुलाम बनाकर रखी गई और अकबर तो स्वयं पाटला पंजाब के पास से अबुल फजल लिखता है कि उसके संरक्षक बैरम खान के साथ
वो काबुल लौटने की फिराक में था। बाबर विदेशी आक्रांता था और मुगल हमेशा अपने को उस तैमूर से जोड़कर देखते रहे, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने भारत की 1/3 आबादी स्पेशली दिल्ली की खत्म कर दी थी, और जब वो दिल्ली से लौटा था तो दिल्ली की सड़कों पर लहू जम गया था। इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स कहीं का इतिहास कहीं मत जोड़िए। ये काम नादिर शाह ने किया था, बाबर ने नहीं किया था। मक्का, आप कहीं का इतिहास कहीं मत जोड़िए। नादिर शाह को आप बाबर बना रहे हैं। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया था, बाबर ने नहीं किया था। बाबर का कत्लेआम जो था वो राजस्थान में बाबर ने लड़ाई करी थी, पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई थी। पानीपत में बाबर आया था पहली बार और इब्राहिम लोधी को हराया था। उसमें आपका क्या था? उसमें एक एक करके मसूदुल हसन, एक एक करके। आदर्श जनता की सेवा है, प्रजा की सेवा है। भारत में राजा के आदर्श राम है, न कि अकबर है। ये समझना पड़ेगा यहाँ बैठे हुए लोग। ठीक है, देखिए ऐसा है मसूदुल जी, ये कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट, भानुमती ने खुदा जोड़ा वो वाली बात कर रहे हैं। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया। नादिर शाह ने दिल्ली में इतने लोगों को मरवाया कि वहां की गलियों में खून जम गया। ये नादिर शाह ने किया था। वहां पर बाबर का कोई जिक्र नहीं है। बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी कोई क्या नाम है, हिंदू समाज से तो आता नहीं था। अकबर ये कौन सा इतिहास बता रहे हैं? यही मसला है आरएसएस और बीजेपी वालों को, इतिहास का एक लफ्ज नहीं पता। ये लोग दिल बटा सन्नाटा है। ठीक है, ओके। डॉक्टर रुचिका, आप मुस्कुरा रही बहुत देर से। एक सवाल मैं रख देता हूं, मुझे पता है कि आप जवाब देना चाहती हैं, लेकिन एक सवाल मेरा है कि हमारे देश के जो वीर सपूत रहे हैं उनको ग्लोरीफाई हमको अपनी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में करना चाहिए, या बाहर का आया हुआ कोई आक्रांता जो हम पर जुल्म ढाता था, जो क्रूरता करता था, जो हमें मारता पीटता था, जिसने हमारा धर्म परिवर्तन कराया, जिसने हमारी बहु बेटियों का शोषण किया, उसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए? जी, मुझे लगता है किसी भी ऐसे इंसान का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए जिसने बहु बेटियों का शोषण किया हो। मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये बात कहना चाहूंगी। राजाधिराजा चोला थे, राजेंद्र चोला के बेटे। वो पांड्या टेरिटरी जो सेलन में थी, श्रीलंका जिसको आज बोलते हैं, वहां पर एक रूलर थे वीर सालमगन। उनको जब उन्होंने हरा दिया तो उनकी माँ का नाक काट दिया और उनकी बेटी और उनकी बहन को उठा ले गए। तो मुझे लगता है ऐसे इंसान का बिल्कुल भी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, इसको कोई भी ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5000 हरम का आप सोर्स बता दो सर। 5000 हरम में रानियां थी, उसका सोर्स बता दीजिए आप। तो 5000 हरम में रानियों का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल बिना सोर्स के बात कर रहे हैं सर। 5000 सोर्स कहाँ है? कहाँ किस किताब में आपने पढ़ा 5000 रानियां थी? दूसरा, अगर अकबर की रानियों की बात हो रही है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये रानियां अकबर के साथ शादी कैसे कर रही हैं। सबसे पहली जो अकबर की बीवी थी जिससे उनको जहांगीर हुए, जिसको सलीम पहले उनका नाम था, वो जो थी भारमल कछवाहा की बेटी थी। और भारमल कछवाहा खुद ही ये प्रस्ताव लेकर आए थे आमेर के एक एक करके सर। प्रणय जी रुकिए, आइए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब देना चाहते हैं उंगली उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। प्रणय कुमार जी कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जो अकबर की उनका वर्जन सुनिए, सोर्स आप बताइए और तथ्यों के साथ अपनी बात रखिएगा। बोलिए जी। 5000 रानियों का आप मुझे पहले तो सोर्स बताइए, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अकबर की रानियां होती कैसे थी। सबसे पहले तो भारमल कछवाहा की जो डॉटर थी, भारमल कछवाहा खुद ही प्रस्ताव लाए थे। उसके बदले में भारमल कछवाहा की जब बेटी की शादी हो गई अकबर से, भारमल कछवाहा को पंज हजारी मनसबदार बना दिया गया। उनके जो नेफ्यू थे, जो उनके मान सिंह, उनको भी पंज हजारी इवेंचुअली मनसबदार बना दिया गया। मानसिंह ही तो महाराणा प्रताप के खिलाफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से लड़े, जिससे फिर महाराणा प्रताप इंजर्ड हुए बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, सबको पता है ये बात। उसके बाद जब औरंगजेब के टाइम में तान्हाजी के खिलाफ उदयभान राठौर थे, राजपूत थे। तो ये जो आप आइडिया लेकर आ रहे हैं कि बहु बेटियां जो थी उठाई गई, ऐसा बिल्कुल गलत है। जो ये बहु बेटियां थी जिनसे शादी हुई, बाकायदा तौर तरीकों से हुई, और राजपूत राजा थे वो खुद ही लेकर गए अपनी बहू बेटियों को कि हमारी शादी की, उसका उनको बहुत फायदा हुआ। ये अलायंस से, जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। और एक और बात मैं
मैं एक और बात ऐड कर दूं, क्योंकि यहां पर ये बात आई थी जो सिविलियंस को मारा गया अकबर ने, जो मैंने एग्जांपल्स दिए चोला रूलर्स के, उसमें भी सिविलियंस मरे हैं। अगर आप पूरा का पूरा शहर जला देंगे, जो कोड़ी पकाई राजेंद्र चोला ने जलाया और मान्य खेता जलाया, उसमें सारे सिविलियंस ही मरे। मान्य खेता की इंस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ है कि औरतें और बच्चे मरे। सिविलियंस की हमारे देश में आज भी दंगे होते हैं या दंगे हुए हैं और उसमें लोग मारे जाते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा प्रणय जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। दंगे आज अगर होते हैं या हुए हैं, लोग मारे जाते हैं, तो हम उसका महिमा मंडन नहीं करेंगे ना। हम ये नहीं कहेंगे ना कि फलाना ने दंगा किया और करवाया तो हमको उसका महिमा मंडन इसलिए करना चाहिए कि दंगे से पहले, रुचिका जी मैं ये कह रहा हूं कि दंगे से पहले वो एक अच्छा आदमी था और दंगे के बाद भी एक वो अच्छा आदमी बाहर निकल कर आया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता और हमारे देश में जो वीर पुरुष रहे हैं उनका महिमा मंडन आप करना चाहेंगे, या बाहर से आया हुआ एक मुगल जो हमारे देश पर राज करके गया या अंग्रेज जो हमारे यहाँ राज करके गए उनका महिमा मंडन आप करेंगे? सर, अकबर यहीं पैदा हुए थे, जहांगीर यहीं पैदा हुए थे, शाहजहां यहीं पैदा हुए थे, अंग्रेजों के बहुत सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, तो उनका महिमा मंडन करेंगे आप? तो इनमें से कोई भी बाहर से नहीं आया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, तो उनको तो रख लेना चाहिए था भाई। अगर उन्होंने बच्चे और औरतों को मारा चोला राजा ने, राजेंद्र चोला को, तो उनको महान शासक क्यों बताया गया है? उनको भी ब्रूटल क्यों नहीं कहती क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट? सिर्फ अकबर के लिए ही क्यों है ये? ओके, विजय शर्मा जी जवाब दीजिए आप जल्दी से कि भाई क्यों आप लोग ऐसा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जो आधा अधूरा है? क्या सच में इतिहास आधा अधूरा है या फिर जो इससे पहले पढ़ाया जा रहा था वो अधूरा और झूठा था? विद्यानाथ जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इतने समय में मुझे मौका दिया बोलने का। सबको 2-2 बार समय मिल गया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ बात उठी, मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना किस तरह से इन्होंने बोला। आप मुझे बताइए, बड़ा दुख होता है कि किस तरह से एक वर्ग अपने आप को मुगलों से जोड़ता है। कभी किसी ईसाई ने अपने आप को जोड़ा अंग्रेजों से? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सारे बनवाए। कोई ईसाई ये खड़ा होकर कहता है ये मेरे बाप ने बनवाया है क्या? ये कैसे लोग यहाँ खड़े होकर किस तरह से अपने आप को जोड़ते हैं भाई? क्यों जोड़ते हो आप आक्रांताओं के साथ? और किस तरह से आप यहाँ टीवी के ऊपर बैठकर बेशर्मी भरे शब्दों के साथ बोलते हैं कि नहीं अकबर ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। अरे अकबर ने अच्छे काम किए थे तो 30,000 लोगों का कत्ल करवाता अकबर? बताइए आप मुझे। और किस तरह से उसने 2 ईसाइयों का कत्ल करवाया, सूरत में अपने हाथों से काटा उनको, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। ऐसे आदमी को कैसे आप वहां ऐसी पदवी दे सकते हो? ग्रेट अकबर। अरे महाराणा प्रताप, उसको आप ग्रेट नहीं बोलते हो, ग्रेट अकबर उसको पढ़ाया जाता है। ये कैसा अन्याय है भाई? और उसके बाद में बेसुरे भरे शब्दों से कैसे कहते हो कि एक किसी राजा ने अपराध किया तो उसके अपराध को भी शामिल करो, नहीं तो इसने अपराध नहीं किया, इसको मुक्त कर दो। अरे बात क्या हो रही है भाई? 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में बदलाव हुए हैं। आप सिलेक्टिवली दो अध्याय की जो वहां हैं उनकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे आप देखो, हमारे विष्णु पुराण का इसमें दिया गया, ऋग्वेद का वर्णन किया गया है, चाणक्य जी का वर्णन किया गया है, उनकी बातें क्यों नहीं करते हो? किस तरह से बताया गया, किस तरह से हमारे लिए भारत की जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है, किस तरह से हमारे लिए पहाड़, नदी, नाले पूजनीय है, वो बताया गया है। क्या हमारी संस्कृति थी वो बताया गया है। ये बैठ के आके बैठते हैं, किस तरह से अकबर और उनका औरंगजेब का इनका महामहिमा मंडित करते हैं। शर्म नहीं आती इनको? औरंगजेब ने कितने मंदिर तुड़वाए थे, सबको नहीं पता है क्या? आज तक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्या? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है भाई? हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हो। आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यक कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? जैन, सिख हैं। उनके बारे में कौन, आपने क्या बात की है? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि पहला हक संसाधनों पे मुस्लिमों का होगा। ये इनको बहुत समय बाद समय मिला है जी, तो मैं इनका समय लेना नहीं चाहता हूं। रश्मि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास और मसूदुल जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ओम जी बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। आ रहा हूं प्रणय जी आपके पास। विद्यानाथ जी, मुझे 2 चीजें, 2 समस्याएं समझ में आ रही हैं। जितने तथ्य बताए गए और जो उनका इंटरप्रिटेशन किया गया एनसीईआरटी की किताबों में, जिसको लेके अनर्गल प्रलाप शुरू हुआ है, वो अब तक किसी ने नहीं कहा कि उसमें से कोई भी तथ्य गलत है, उसमें से कोई भी तथ्य आधारहीन है, या कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट जो वहां लिखी गई है, जो बताई गई है, उसका कोई आधार नहीं है, किसी प्राथमिक स्रोत में इसका जिक्र नहीं है। ये बात किसी ने नहीं कही। दूसरी बात एक आ रही है प्रलाप की तरह से कि साहब अगर आपको मुगलों को क्रूर कहना है, उनको बर्बर बताना है, उनको निर्दयी बताना है, तो हिंदू शासकों को भी बताओ, जबरदस्ती बताओ उनको। और उसमें से छोटे छोटे एक आध छिटपुट जो उदाहरण खोज के ढूंढ के वो भी जो बहुत सटीक नहीं है,
सही नहीं है पूरी तरह से, उनको लाया जा रहा है। हाँ है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आप हजारों मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब की तुलना करना शुरू करते हैं, हजारों लोगों का निर्दयता से कत्ल करने वाले की तुलना करते हैं, किसी एक छोटी सी घटना को उठाते हैं और उसी को चाहते हैं कि उस पूरे कालखंड का कैरेक्टरिस्टिक बना दिया जाए। रुचिका आप जवाब देना चाहती हैं मैम 20 सेकंड में, जल्दी से, अब वक्त नहीं है। जी, सबसे पहली बात तो मैं एक फैक्ट क्लियर कर दूं कि बहुत सारी फैक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की 8th क्लास टेक्स्ट बुक से। वो कहती हैं जिजिया अकबर बाद में लाए, नहीं, जिजिया अकबर ने अपने अहद के 1560 में उनका अहद शुरू हुआ, उसके 2 से 3 साल बाद ही जिजिया खत्म कर दिया था उन्होंने। वो कहते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया ताकि लोग कन्वर्ट हो सके, जिजिया ना पे करें। बिल्कुल गलत, ऐसा किसी भी सोर्स में लिखा नहीं गया है। 1000 मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, आपने किस सोर्स में पढ़ा है, आप मुझे ये बताइए। मैं आपको कितने मंदिर बता सकती हूँ जो औरंगजेब ने बनवाए हैं, अगर आप मुझे प्रणय जी 20 सेकंड सर, सिर्फ 20 सेकंड। औरंगजेब के अखबारात फरमान पे पूरी 3-4 पुस्तकें लिखा है कि उसको भारत में कोई बताइए ना, एक का नाम बता दीजिए। दूसरी बात इन्होंने रुचिका जी मासरे आलम पढ़ लीजिए, उसमें हजार मंदिर नहीं लिखा है, उसमें 1000 मंदिर नहीं लिखा है सर, उसमें कहीं 1000 मंदिर नहीं लिखा है, कहीं 1000 मंदिर। रिचर्ड ईटन की कैलकुलेशन के हिसाब से औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े हैं। रिचर्ड ईटन की कैलकुलेशन के हिसाब से औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े। कुल मिलाकर बात इतनी है कि हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने वीर पुरुषों का महिमा मंडन करें। यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है। कोई बाहर से आया हुआ, कहीं से आया हुआ, हम पर राज करने वाला, हम पर क्रूरता करने वाला व्यक्ति अगर एक वक्त में थोड़ा अच्छा भी था, तो क्या उसका महिमा मंडन हमारे टेक्स्ट बुक में हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए? ये आप खुद ही सोचिए। बहुत बहुत